अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 न्यूज़ स्पेशल और मैं हूं उमर खताब भट्टू। मश्क़ वुस्ता में जारी जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। हज़ारों मील दूर बैठा अमेरिका एकदम से ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा है। जदीद तरीन तैयारों और तबाहकुन हथियारों से तेहरान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाया जाता है। अमरीकी हमले के बाद इस जंग का रुख वाइट हाउस की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। खित्ते के बड़े ममालिक जैसे चीन और रूस इस बर्निंग स्पॉट को गहरी नज़र से देख रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या ईरान की पुष्ट पर खड़े ये ममालिक मामलात को सिर्फ देखते ही रहेंगे या अमली इकदाम भी उठाएंगे? ये और इस जैसे कई सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर प्रोफेसर डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा। उनके साथ हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है डायरेक्टर 7 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स सीनियर सहाफ़ी जावेद गफ़ारी साहब ने। प्रोफेसर साहिबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हज़ारों मील दूर बैठा है अमेरिका, इस जंग में कूद पड़ा है, आपको नहीं लगता ट्रंप नेतन्याहू के हाथों हाईजैक हुए हैं? बेसिकली जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी होती है वो इन्फ्लुएंस बाय दिस इजराइल लॉबी होती है, और ये बहुत पहले का इजराइल का प्लान था जिसे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पूरा करना था और ये यहाँ तक लेके आना था। आप देखें कि आप अगर डॉट कनेक्ट करें या चीज़ों को, जितने भी इवेंट्स हुए पिछले 2-3 सालों में, तो आपको नज़र आएगा कि ईरान ही ऐसी एक रियासत या स्टेट आप कह लें जो कि इजराइल की एक बहुत बड़ा थ्रेट थी। वो इसलिए कि ईरान की जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी प्रॉपर पब्लिक सपोर्ट से आती है। इसमें अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रजा शाह पहलवी के बाद, जब ये इनकलाब आया था उसके बाद से ख़त्म हो चुकी है कि इंटरफेरेंस जितनी भी अमेरिका की। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक गवर्नमेंट थी जो हमेशा थ्रेट रही है इजराइल के लिए, इजराइल के इंटरेस्ट के लिए, और हमेशा इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो उन्हें इस चीज़ का बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो पैलेस्टीन कॉज है उसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ईरान की तरफ से आती है। तो इसके साथ इन्होंने पहले क्या किया कि जो ईरान की एक, जिसको आप एनालिस्ट भी और पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है कि जो उनकी पहली डिफेंस लाइन जिसे वो कह रहे थे कि हमास, उसको पहले उन्होंने ट्रैप किया, और वो जो 7 अक्टूबर 23 को जो हुआ उसके बाद आप पूरी दुनिया जानती थी किस तरह से उन्होंने हमास को पहले अटैक किया और उसे बिल्कुल उसको एक पैरालाइज करके रख दिया। और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी जो जेनोसाइड की इजराइल ने पैलेस्टीनियन की, और जितनी भी इंटरनेशनल आप देखें कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी या असिस्टेंस थी या लोगों ने पहुंचने की कोशिश की, वहां तक आने नहीं दिया गया। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जितने भी पैलेस्टीनियन थे वहां पे, ताकि प्रॉपर वहां पे कब्जा कर लिया जाए, ना सिर्फ कब्जा बल्कि आगे भी उसको एक्सपेंड किया जाए। तो आपने देखा होगा कि एक वाहिद ऐसी आवाज थी जो ईरान की थी, जो इसको हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, और ईरान ही चीज को, इस चीज की लॉबिंग कर रहा था कि ये जो चीज हो रही है गलत हो रही है, और अगर इसराइल आगे बढ़ेगा तो इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और आप देखें कि एमिट्स जो डायलॉग हो रहा था ईरान का अमेरिका के साथ, कि जिसमें वो कह रहे थे कि आप उनके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो उनको ख़त्म करेंगे, उसको यूरेनियम की इनरिचमेंट को किसी तरीके से हॉल्ट कर लिया जाएगा या वो आगे नहीं बढ़ेंगे, जो भी था वो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके दौरान ये अटैक हुआ है। आप ये देखें, क्या देखें कि इसराइल इतना पावरफुल है कि उन्होंने अमेरिकन को इतना इस स्टेज पे आकर इन्फ्लुएंस कर लिया कि अमेरिका, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि 2 हफ्ते तक वो अटैक नहीं करेंगे। अभी स्टेटमेंट को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि उन्होंने अचानक इतना बड़ा उनपे ईरान पे अटैक किया। तो ये बहुत पहले से एक स्ट्रैटेजी उनकी थी कि ईरान को उन्होंने खामोश करना है, ताकि अपनी ही गवर्नमेंट, जो रजीम चेंज का है उनका जो अभी बड़ा बज़वर्ड है रजीम चेंज जो यूज हुआ ईरान के लिए, तो वो ताकि वो किसी तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर सके। अब जब वो उसमें नहीं सक्सेसफुल हो सके तो उन्होंने कहा कि अब इस तरीके से फोर्स के साथ या जो भी वो अटैक कर सकते हैं, ताकि ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उनकी फर्स्ट जो डिफेंस लाइन जिसे वो कह रहे थे, या उनकी मिलिट्री कमांड को जो थी उनको निशाना बनाया, जो उनके बड़े एडवाइजर्स थे सब उन्होंने, एक उनकी जो COG जिसको कहते हैं, उन्होंने वो उनकी बिल्कुल आके उसको ख़त्म किया। और अब ईरान में अगर ये अमेरिका का कूदा है तो ये उनका यही है कि इसको टारगेट किया जाए प्रॉपर, और ये जो एक थ्रेट है उनके लिए इजराइल के, उसको हमेशा के लिए जो वो खत्म कर दिया जाए। अचानक नहीं है, ये प्लान और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने सोच समझ के किया। अच्छा डॉक्टर साहब, दोबारा आपकी तरफ आएंगे। अभी गफ़ारी साहब जो है सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा कि ईरान की एटमी तनसीबात को निशाना बना दिया गया, अब तेहरान का मुमकिन रद्द अमल क्या हो सकता है आपकी नज़र में?
मुमकिन रद्द अमल से पहले मैं इस फेल की मजम्मत करना चाहता हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट और नज़र रखने वाला बंदा जो भी होगा वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि किसी के मामलात में इस तरह मुदाखलत करना, और इस तरह मुदाखलत करना जिसका कोई फ्रीक थ्री है वो इसराइल अगर कुछ कर रहा है या ईरान आगे से जवाबी कार्रवाई कर रहा है तो ये एक अमल अलग है। लेकिन एक तीसरा बंदा बैठ के जो कि बताता है कि मैं 15 दिन कुछ नहीं करूँगा, मैं 15 दिन तक कोई हमला नहीं करूँगा, ये तो ऐसे बात होगी कि एक छोटा सा शरारती लड़का जो है वो तंग कर रहा है। ये तो ऐसे उसने शरारत की है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, और साथ ही वो इतना बड़ा काम कर देता है। इसकी ना सिर्फ मुझे, ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान को, बल्कि हर शऊर रखने वाले इंसान को मजम्मत करनी चाहिए कि कैसे आप किसी की तनसीबात पे जाकर हमला करते हैं, और वो भी उस वक्त जब एक तो माहौल जंग का बना हुआ है और दो फ्रीकैन जो कि एक तो फ्रीक तो हम मानते भी नहीं है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पासपोर्ट के ऊपर जो सबसे प्यारी बात लिखी हुई है वो यही है कि इसराइल के अलावा पूरी दुनिया में ये पासपोर्ट कारआमद है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो इसराइल के खिलाफ कोई भी वो होगी उसको मैं वो करूँगा, उसको प्रमोट करूँगा। इसराइल के खिलाफ कोई भी चीज़ होगी तो ईरान जो है वो एक डट के खड़ा हुआ। बीइंग कह लें कि जर्नलिस्ट मैं ये चीज़ देखता हूँ कि ईरान को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं इस वक्त जिस तरह के हालात का वो सामना कर रहा है, और वो ना सिर्फ अपना बल्कि हर मुस्लिम मुल्क का वो इस वक्त दिफा कर रहा है। और मुस्लिम मुल्क का दिफा करने के लिए ईरान को सिर्फ खड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को 70 प्लस जो ममालिक हैं उस तमाम ममालिक को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। और हमारी जो सारी की सारी नाम नहाद तंजीमें जो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे बनी हुई हैं उनको इस वक्त जागना चाहिए, और वो तमाम तर इस फेल की मजम्मत करती हुई नजर आएँ, और बल्कि उसको डोनाल्ड ट्रंप को काल करती हुई नजर आए कि ये आपने क्या हरकत की है। इस तरह की हरकत एक जो नापुख्ता है वो भी सोचता हुआ 100 दफा सोचता है इस तरह की हरकत करते हो। और आप एक अपने आप को सुपर पावर कहने वाले और अपने आप को सुपर पावर समझने वाले और उसी खित्ते से आके आप अभी दौरा करके माल बटोर के जाने वाले, आप कैसे उसी खित्ते के एक मुल्क के ऊपर इस तरह हमला कर सकते हैं। तो ना सिर्फ ये काबिल मुजम्मत बल्कि ये एक जो भी हमारे हल्के हैं जो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं और इस तरह के मामलात को देखते हैं उनको गौर करना चाहिए कि ये अगर हरकत किसी और मुल्क ने की होती तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो कि इस वक्त अपनी तरफ से बैठे हुए हैं एक नोबेल प्राइज का इनाम का वेट कर रहे हैं और वो इस तरह की हरकतें करते नजर आ रहे हैं, सबसे पहले नोबेल प्राइज के उम्मीदवार नाम नहाद उम्मीदवार वो ये मजम्मत कर रहे होते और सबसे पहले वही कूदते कि ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया, ये कैसे उसने कर दिया, इंडिया ने कर दिया या भारत ने कर दिया, इसने पाकिस्तान ने कर दिया या किसी भी और मुल्क ने कर दिया। जब वो करता तो सबसे पहले उन्हीं ने कूदना था। अभी उन्हीं को कोई सामने खड़ा होकर ये बात करने वाला नजर अभी तक नहीं आया जो इसको जवाब दे और उसको बताए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये आपने गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं और उन हल्कों से ये मजम्मत होती नजर आए जो बाकायदा तौर पर इस्लाम के नाम पे बनी हुई हैं और तमाम तर इंसानी हकूक के जो अलंबरदार बने हुए हैं उन तमाम लोगों को खुल के सामने आना चाहिए। गौहर साहब, जिस तरह आपने नोबेल की बात की, पाकिस्तान ने उनकी सिफारिश भी की, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने ट्रंप की जिस तरह वो नोबेल अमन के लिए उम्मीदवार थे और उन्होंने सिफारिश कर दी थी, अब उनका मौक़िफ़ क्या होगा पाकिस्तान का ख़ास तौर पर? बीइंग अ जिम्मेदार मैं ये कह सकता हूँ कि भी हमारा मौक़िफ़ चेंज हो जाना चाहिए। हमारी पॉलिसी मैटर्स को इस बात के ऊपर नज़रसानी करना चाहिए कि ये बंदा जो एक तरफ से हमारे साथ सुलह करवाने की बात करता है, दूसरी तरफ हमारे एक मुसलमान भाई के मुल्क के ऊपर उनकी उन तनसीबात पर हमला करता है जो कि समझ लें कि इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। उसके ऊपर ये और वो ना सिर्फ करता है, फिर उसके बाद उसको धूम भी मचाता है कि जनाब देखें मैंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उसको नोबल नहीं बल्कि कोई और उसके अपोजिट अगर कोई अवार्ड बनता है, कोई नोटोरियस अवार्ड बनता है तो उसके लिए हमें पाकिस्तान को नामजद करना चाहिए। और इस तरह का जो अगर पहले हमने जो स्टांस लिया था उसको हमें फिल फौर वापस लेना चाहिए। मेरी ये ज़ाती राय है और इसको मैं बिल्कुल अपने उस पे ऊपर वो करता हूँ। अपने तमाम जो हमारे इदारे हैं उनको ये बात मैं बावर करवाना चाहता हूँ कि हमें ये सोचना होगा कि या तो हम
अमन के साथ हों या फिर हम अमन के खिलाफ शरंगेजी करने वालों के हक में फैसले करें और उनको हम कहें कि जनाब आपको नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। नोबेल अवार्ड अगर मिलना चाहिए तो वो तो फिर पाकिस्तान को मिलना चाहिए, जिसने ना सिर्फ भारत का मुकाबला किया बल्कि उस अमन की ललकार के ऊपर जो अमेरिका से आई थी, वो चाहे जिस तरह भी आई थी, वो चाहे रो रहा था भारत जाकर, उधर जाके चिल्ला रहा था कि हमें बचाओ हमें बचाओ, और उसके ऊपर हमने लब्बैक किया। तो अमन के हकदार तो हम हैं, जिसने हमने समझते हुए कि हम ऐसी तैसी कर सकते हैं, हम कर सकते थे, वहां पर बम्बारमेंट भी कर सकते थे, मिसाइल भी हम अपना दाग सकते थे, और हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे भी चुके हैं, और मजीद भी हम दे सकते थे। हमारे पायलट अगर आके कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 15 नहीं, मैं कई हजार जो है वो कर सकता था, जहाज तबाह कर सकता था, लेकिन मुझे पीछे से कॉल आ गई। तो अमन के दाई तो हम हैं, तो नोबेल अवार्ड पाकिस्तान को मिलना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से दिफाई पोजीशन में रहा है, पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की हमले में। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग तो फिर अमन तो हम ला रहे हैं ना, जो हमेशा अमन की बात करते हैं, हमेशा जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने आप को मुस्तहकम रखते हैं, अपनी आवाम को बचाते हैं। हमारी आवाम की कुर्बानियां देखा जाए तो 80,000 शोहदा हमने उठाए हैं, हमने उनकी लाशें उठाई हैं। हम ना सिर्फ अमन लाने के लिए कोशिश हैं, बल्कि हम तो अमन की राह में कई दफा शहीद हो चुके हैं। तो अमन के तो नोबेल अवार्ड तो हमें मिलना चाहिए। पाकिस्तान को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। प्रॉक्सी वॉर में भी हम गए और बहुत सारे नुकसान किए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या ईरान जो है ईरान के हवाले से बात करें, अब नए हरमूज़ को बंद करने की खबरें सामने आ रही हैं, क्या ईरान इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है? अगर कर सकता है तो दुनिया पर किस हद तक प्रेशर पड़ेगा आपकी नज़र में? देखिए उमर, जो आप बात करते हैं स्ट्रेट परफॉर्मेंस की, ऑफ कोर्स ईरान इसको प्रॉपर बंद कर सकता है, क्योंकि ईरान पे अटैक एक्ट ऑफ वॉर तो हो गया। जब आप इसराइल अटैक कर रहा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने जो न्यूक्लियर उनकी फैसिलिटीज़ हैं उन पे बम्बार्डमेंट है, और इतनी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और जितनी भी ये रजीम है जो न्यूक्लियर को कंट्रोल करती हैं और उस पर रखती हैं, की भी वायलेशन है। अगर आपने कुछ दिन पहले देखा हो तो IAEA की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी, और जितने भी वो नुमाइंदे आए थे रिप्रेजेंटेटिव उनकी, वो जिन्होंने इंस्पेक्शन किया और उन्होंने जाके बताया प्रॉपर कि ईरान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं। और इस टॉक्स के जिसपे ईरान जो था विलिंग था इस पे बातचीत करने के लिए, उस पर अटैक हुआ, तो ये एक्ट ऑफ वॉर उनकी तरफ से होगा। अगर आप ये ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स जाएगा, और अगर इसको स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस को ये रोकते हैं तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और दूसरी दुनिया इसको कैसे देखें, रशिया में अभी फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उसमें देखें क्या व्लादिमीर पुतिन की स्टेटमेंट क्या आती है। चाइना का हमने एक वाज़ेह तो नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट हमने देखा कि चाइना इस ऐप को डिप्लोर करता है। उन्होंने कहा कि वो इसको डिप्लोर करते हैं, जैसे अभी हम भी इसको कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। तो अब रशिया चाइना का जो एक क्लियर स्टांस है उसको हमने देखना है, और उसके बाद जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं 56 मुस्लिम कंट्रीज़, इनके स्टेटमेंट को देखना है कि इनकी वाज़ेह पोजीशन क्या है। उसके बाद देखें ईरान क्या है, क्योंकि ईरान ने वांट तो इसको किसी ना किसी तरीके से करना है। और आपने देखा होगा कि माजी में ईरान कभी जब वो एक अपने वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ खड़ा है, और जिस तरह मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से मुज़म्मती बयानात आए हैं और मामलात को देख रहे हैं, क्या मामलात को देखने की हद तक ही रहेगा इस तरह, या कुछ एक्शन लेने का वक्त भी है? देखें अब स्टेटमेंट ईरान तो वेट करेगा। ईरान ने तो ये नहीं देखना ना कि ये आपके सामने, यानी ईरान ने तो रिस्पॉन्ड करना है इन एनी वे। वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका जो है वो उसका जो लेवल है वो क्या होगा, वो ईरान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही जानते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ईरान इतनी जल्दी इस चीज़ को लेके फौरन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। आप देखें कि इससे न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के भी अभी बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल जो स्कॉलर्स हैं वो इस चीज़ को कर रहे हैं कि अगर ये कोई अमेरिका जब इसमें कूद पड़ा, आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आपको पता होगा कि अमेरिका ने जब बॉम्ब गिराया तो उसके बाद क्या हालात हुए। तो ये अगर इस तरह की चलती रही तो फिर इसमें वर्ल्ड जो है वो डेड हो सकती है। मैंने आपको रशिया की बात बताई, मैंने चाइना के हवाले मैंने आपको बताया, चाइना ने इसको डिप्लोर कंडेम किया है इसको,
और उन्होंने कहा है कि इजराइल को बजाय इसके कि रोका जाए और जो यूनाइटेड नेशन है या जो भी रजीम्स हैं या स्टेट्स हैं इवन के वो इसके खेल को रोकती, अमेरिका ने खुद इसमें अमेरिका कूद पड़ा है। जब इतनी बड़ी सुपर पावर इसमें इस जंग में आ गई है तो आप देखें कि ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात अच्छा हैं। डॉक्टर चाइना साहब, के साथ अगर वो जिस इतनी तरह अच्छी अमेरिका की तरफ से डायरेक्टली ईरान पर हमला किया गया है, अब ईरान अगर खामोश बैठ जाता है तो आपको क्या लगता है कि इस खित्ते में मश्क वुस्ता में कोई और आवाज़ उनके खिलाफ उठ सकती है? देखें, मुझे नहीं लगता कि ईरान इतनी खामोशी के साथ इसको डाइजेस्ट करेगा, लेकिन हाँ जो डीएस्केलेशन की बात हो रही है, जिस तरह से ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, मुस्लिम ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, टर्की शामिल है और उसके बाद रशिया है, चाइना है, वो डीएस्केलेशन की बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है। और इसी वजह से जो ईरानियन हैं वो इस पे वियर्ड रिस्पॉन्स अभी उन्होंने दिया है, वो उसके खुल के अभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। देखें, जब चीज़ें हाथ से ये हालात निकल गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को उनकी ओरिजिनल शेप में वापस उसको नॉर्मल करने के लिए। तो रिस्पॉन्ड तो ईरान ने, या अब वो देखते हैं कि वो वर्ल्ड का जो भी रिस्पॉन्स हुआ, दुनिया कोई भी उसको जिस भी करे, लेकिन बहरहाल फैसला जो है वो ईरान ने ही करना है कि वो कितना मैसिव लेवल पे वो जा रिस्पॉन्ड करते हैं, स्मॉल लेवल पे करते हैं, डीएस्केलेशन की तरफ जाते हैं या निगोशिएशन की जाते हैं। ये तो उनके पॉलिसी मेकर इस पे बता सकते हैं, लेकिन बहरहाल जवाब जरूर देगा ईरान। ऐसा नहीं मुझे लगता कि जवाब जरूर देगा। आपका पॉइंट आ गया है। गवारी साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सर, आप क्या देख रहे हैं? अमेरिका के दो बड़े मुखालफिन हैं, चीन और रूस। इस जंग में ईरान की मदद किस हद तक कर पाएंगे आपकी नज़र में? मेरा तो ख्याल है कि उसी वक्त खुल के सामने आ जाना चाहिए था इन दोनों मुखालफिन को कि इस वक्त उनके पास टाइम भी था और वो कर भी सकते हैं। सीधी सी बात है, पाकिस्तान बेचारा यही स्टेटमेंट तक दे सकता है जो कि उसने दे भी दी। फॉरेन ऑफिस ने उसी वक्त स्टेटमेंट दी जो कि वाकई खुशाइंद है। लेकिन इस वक्त था जब चीन और रूस अपने होने का सबूत देते कि हम भी कुछ हैं, और उसी वक्त उनको जवाब देते कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये क्या हरकत फरमाई है आपने, और उनको भी खुल के उसी तरह। डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल ऐसे लग रहा है जैसे इसराइल के तर्जमान है कि इसराइल कुछ भी हरकत करता है, छोटी मोटी हरकत करता है, और उसकी तर्जमानी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद आते हैं। गफारी साहब, आपको यहाँ पर टोकूंगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर रूस और चाइना फौज लेकर सामने आ जाते हैं अमेरिका के, तो क्या आलमी दुनिया में एक जंग की फिजा कायम हो जाएगी? आपको क्या लगता है? रूस और चाइना को उसी तरह बिहेव करना चाहिए ना, कम से कम जवाबी कार्रवाई तो उसी तरह ही बनती है कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या किरदार है इस वक्त इसराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं ना, वो आपस में लड़ रहे थे और उन 1400 किलोमीटर दूर की उसमें दोनों ममालिक की वो है हदूद है। अब वो जियोग्राफिकल तौर पे वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का क्या किरदार है कि इस वक्त वो बीच में कूदे और उन्होंने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया और इसराइल के मामू बन गए, इसराइल के चाचू कभी बन जाते हैं, किसी कभी इसराइल का। मुझे तो लगता है इसराइल के बाकायदा तौर पे उनको कर देना चाहिए, अपने आप को वो कर देना चाहिए कि हम इसराइल के जो भी फेल हैं, उसके चाहे गलत हैं या सही हैं, उसके बाकायदा तौर पर हम जो अमेरिका है वो उसका साथी है और उसके साथ ही मिलकर काम कर रहा है। बगल बच्चा बने हुए हैं इस वक्त इसराइल का वो, कि इसराइल कोई हरकत करता है और उसके ऊपर यस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उसको जो कहते हैं कि जी जो इसराइल ने किया है वो तो ठीक ही है और ईरान जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। ये असल में बौखलाहट का शिकार है। इस वक्त चाहिए ये था कि जिनका आपने नाम लिया रूस और चाइना को, वो कम से कम खुल के सामने आते और उनको अगर लड़ नहीं सकते, फौज नहीं भेज सकते, तो कम से कम उसको होने का अपने वो देना चाहिए था, एहसास दिलवाना चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप आप गलत हैं, आपने ये जो फेल फरमाया है वो गलत फरमाया है, आपको इस तरह की हरकत जेब नहीं देती, आप एक बड़ा मुल्क हैं और आपको बड़ा होने का सबूत देना चाहिए। अभी यही जब ईरान अपना वो जवाबी कार्रवाई करेगा अमेरिका के ऊपर, तो उस वक्त तो सब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, इंसानी हकूक के जो अलंबरदार बने हुए हैं उनको भी, और ये तमाम जो ममालिक जो बने हुए हैं, बड़े कभी बड़ी बड़ी तंजीमें जो बनी हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर नीचे तक, जितनी भी G20 बन गया और बाकी जितने फोरम बने हुए, कभी सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं जब कोई छोटा मोटा मसला होता है। अब इतनी बड़ी जंग हो रही है, तब वो पहले तो हमारे जंग बचाने का किरदार अदा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अब जंग का फरीक बन गए हैं, तो ये कैसा किरदार है? इसका खुल के सामना करना चाहिए हमारे जो जितने भी अच्छे ममालिक हैं जिनका हमेशा अमन के साथ ही नाम लिया जाता है। कभी भी अमेरिका का अमन के साथ नाम लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा वो कोई ना कोई इस तरह के भंड करता रहता है। फारिस साहब, खुलकर बात करनी चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा।
इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है और पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या पॉलिसी अपनानी चाहिए ईरान के हवाले से? देखें, पाकिस्तान ने नेशनल लेवल पे इसको डिप्लोर किया है और इसे हमेशा से पाकिस्तान, अभी अपने प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी देख ली होगी और हमारी जितनी पॉलिसी मेकिंग सर्कल है सब इसको कंडेम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया के साथ मिलकर उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो सिक्योरिटी काउंसिल में वो प्रेजेंट करेंगे कि सीज फायर के लिए। और इसमें 5 जो वीटो पावर्स का वोट इसमें चाहिए होगा और 4 नॉन वीटो पावर्स जो हैं, तो 9 इसके लिए वोट्स चाहिए होंगे इस करारदाद को या इस रेजोल्यूशन को या जो ड्राफ्ट पाकिस्तान और रशिया और चाइना ने तैयार किया है। पाकिस्तान यही रोल प्ले कर सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कहें कि जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर इंस्टेंस OIC की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, इंटरनेशनल लॉ की बात करें, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ये चीज़ें अगर इनको हम देखेंगे इन फोरम्स पे बात होनी चाहिए। और अभी जैसे गफारी साहब कह रहे थे कि रशिया और चाइना जो उनको खुल के सामने आना चाहिए। देखें, जो रिलेशनशिप इजराइल और अमेरिका का है वो चाइना और रशिया का ईरान के साथ नहीं है। ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं, हर स्टेट सॉवरन होती है, उन्होंने अपने सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट को देखना होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि ईरान के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रशिया और चाइना। आप देखेंगे इस्लामिक 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया के साथ 600 US बिलियन की डील करके गए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी चीज़ें, तो वो कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो ये चीज़ें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में देखनी पड़ती हैं, स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को देखती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई वाजिया वो चीज़ जो है वो आप समझते हैं कि ईरान के लिए वो कोई आएगी। हाँ, लेकिन ये जो फोरम्स हैं, पाकिस्तान ने जो कुछ करना था कि ड्राफ्ट तैयार किया है, इसको डिप्लोर किया है, इसको बार बार इसको कंडेम किया जा रहा है। और आप देखें कि हमारे टीवी चैनल्स या हमारा मीडिया जो है वो भी ईरान की सपोर्ट के लिए खड़ा है। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे ये सवाल है कि इस जंग को आप कितना तवील देख रही हैं? क्या आपको लगता है कि ये जंग मजीद फैल सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये इतनी तवील होगी, क्योंकि देखें वर्ल्ड डिवाइडेड है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो स्टेट्समैन है या कोई भी कंट्री है वो चाहेगी कि न्यूक्लियर वॉर या कुछ इस तरह की वॉर हो जो बड़ी लंबी आगे चले। और अमेरिका भी बिल्कुल इसमें नहीं चाहेगा कि इस वॉर को लंबा किया जाए। हाँ, ये जो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें वाजे हो गई हैं कुछ, जिनको मेरा ख्याल है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होगी। जैसे यूनाइटेड नेशन का जो रोल है इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। माइट इज़ राइट है, इंटरनेशनल लॉ की किसी स्टेट को भी परवाह नहीं। वहाँ भी आप देखें तो माइट इज़ राइट है। OIC देखें, हमें कोई वहाँ से एक वाज़े और बड़ा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मौक़िफ़ जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। और उसके बाद हमें एक और चीज़ जो खुल के सामने आई है कि जो इस्लामिक स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं, आप देखें कि उनका भी हमें कोई जॉइंट ऐसे इकट्ठा एक मौक़िफ़ या एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो वो नज़र नहीं आया। ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि ये वॉर कोई जाएगी आगे भी या कुछ किसी न किसी लेवल पे आके इसकी डी-एस्केलेशन होती है और नेगोशिएशंस होंगी जिसमें बहुत सारे कंप्रोमाइज होंगे। अब इसमें ज़्यादा नुकसान मुझे ईरान का नज़र आ रहा है। ज़्यादा नुकसान ईरान का आ रहा है। डॉक्टर साहब, अब गफारी साहब आपसे आखिरी सवाल करूँगा कि ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं आपकी नज़र में किस हद तक मुआविन साबित हो सकती हैं? इस वक्त ना सिर्फ उनकी ज़रूरत है हमें और ना सिर्फ अमली जामा पहनाया जाए उनको, और इस वक्त ये भी कम से कम वो आना चाहिए, सामने आना चाहिए कि जिस तरह का उधर से इसराइल को बाकायदा तौर पे अमेरिका ने सपोर्ट किया, इस तरह कौन ईरान का हामी है जो इस वक्त खुल के सामने आए। क्योंकि हम दबे दबे अल्फाज में तो पाकिस्तान भी सपोर्ट का ऐलान कर रहा है ना, लेकिन उसको इस वक्त चाहिए ये कि मैं कहता हूँ कि प्रॉक्सी इस तरह की बननी चाहिए कि जो नज़र आए। इस तरह हिडन जो है वो सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, इस वक्त खुल के सपोर्ट करनी चाहिए जिसको करना है। और मुझे ईरान की जो जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है कि वो ईरान कम से कम इतनी आसानी से हार मारने वाला नहीं है। उसके ना सिर्फ अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारे 72 ने कईयों का मुकाबला किया था और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो कई 72 हैं जो इसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरा ये ईमान है कि इसराइल हो या फिर उसके पीछे अमेरिका हो, ईरान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। लेकिन इस वक्त हमें ये देखना है कि कौन इस वक्त इस बाकायदा तौर पर सपोर्ट का ऐलान करता है ईरान के साथ, और कौन कौन मुल्क जो है वो बाकायदा तौर पर इसके साथ खड़ा है, और इस तरह इस वक्त कौन जो है वो आगे कदम बढ़ाकर ईरान को बाकायदा तौर पर
अमली तौर पर सपोर्ट का ऐलान करता है, वो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस लम्हे का। और बाकी रह गई बात, आपने कहा कि ईरान को कब इस्तेमाल करना चाहिए। ईरान में जो हिकमत अमली बनाई है वो बेहतरीन तरीके से अभी भी उसमें पुख्तगी आपको नज़र आ रही है। हालांकि उनकी आला क़यादत जब शहीद हुई थी ईरान की, उस वक्त वो चाहते तो इतनी मुनज़्ज़म जवाबी कार्रवाई कर सकते थे कि वो तहस नहस हो जाना था। और ये अमेरिका की जो अभी हमला हुआ है, इसकी नौबत ही नहीं आनी थी। लेकिन वो फिर भी गौर हौज करने के बाद बाकायदा जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये देखिएगा, ये जीत हार की गेम नहीं है, ये गेम है इस वक्त कौन ख़त्म करने जा रहा है। ये उस नहज पे चली गई है। और हमारी हमेशा पाकिस्तान की ख़ास तौर पे यही ख्वाहिश होती है कि तमाम तर अमूर मुज़ाकरात के साथ और अमन के साथ ख़त्म होने चाहिए। तो अभी मेरी जो अगर ज़ाती राय है वो तो यही है कि अमन के साथ मामला तय पाएँ। लेकिन अगर ये शरारती बच्चा इसराइल और शरारती अब्बू जी उसके अमेरिका ये बाज नहीं आते तो इनको मुंह को खाना पड़ेगी। और ये कई सदियां याद रखेंगे कि हमने इस तरह की हरकत की थी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई हमारे साथ क्या हुई थी। जी बहुत शुक्रिया गफ़ारी साहब, डायरेक्टर न्यूज़ और करंट अफेयर्स हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर साहिबा जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, डॉक्टर मुसर्रत अमीन साहिबा, आपका भी एक बार फिर शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा इसराइल और अमेरिका का जो ताल्लुक़ है वो ईरान के साथ रूस और चीन का नहीं है। और दूसरी बात करें ईरान की, तो ईरान पीछे नहीं हटेगा, ईरान जवाबी वार कर सकता है और एक डटा हुआ है। जहाँ तक अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें या सलामती कौंसिल की बात करें तो हंगामी इजलास तो बुला लिया जाता है लेकिन इसका हल नहीं निकाला जाता। इसके साथ ही नाजरीन, उमर ख़ताब वट्टू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।